तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त ताकत की, एक ऐसे आइडिया की जिसने न सिर्फ यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल कर रख दिया। चलिए राष्ट्रवाद की इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक पेंटिंग से। सोचिए 1848 का साल है और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू एक दुनिया की कल्पना कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां साम्राज्य नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक देश हैं, और इन अलग अलग देशों के लोग एक साथ एक लाइन में आजादी की देवी की मूर्ति के सामने से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक विजन था, एक नए यूरोप का सपना। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत कैसे बना और क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी? इन सवालों के जवाब हमें राष्ट्रवाद की पूरी कहानी समझाएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले सपने की बात, फिर उस क्रांति की चिंगारी की, इसके बाद देखेंगे कैसे विचारों में टकराव हुआ, फिर कैसे देश बने, और हाँ, आखिर में हम राष्ट्रवाद के एक दूसरे जरा गहरे पहलू को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक सपना, राष्ट्रों का यूरोप। पर इससे पहले कि हम ये देखें कि देश बने कैसे, ये समझना तो जरूरी है ना कि एक राष्ट्र या नेशन होता क्या है आखिर। यहाँ पर एक फिलोसोफर थे, अर्नेस्ट रेनन, और उनकी बात बड़ी दिलचस्प है। उनका कहना था कि कोई भी देश मतलब राष्ट्र सिर्फ एक भाषा या एक नस्ल के लोगों से नहीं बनता, नहीं, बल्कि ये तो बनता है एक साझा इतिहास से, जिसमें संघर्ष हो, बलिदान हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, रोजाना का जनमत संग्रह, मतलब हर दिन उस देश के लोग ये चुनते हैं कि हाँ, हमें साथ रहना है। यही चीज एक राष्ट्र को जिंदा रखती है। अब ये तो हुई फिलॉसफी की बात, लेकिन इस विचार को किताबों से निकालकर जमीन पर हकीकत किसने बनाया, वो थी एक बहुत बड़ी घटना। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, क्रांति की वो चिंगारी। तो देखिए, क्रांति से पहले यूरोप में सिस्टम क्या था? निरंकुश शासन, मतलब एक राजा और उसकी मर्जी ही कानून, कोई सवाल नहीं, कोई रोक टोक नहीं। फ्रांसीसी क्रांति का पहला और सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम को खत्म करना था। और इस क्रांति ने कुछ ऐसे आइडियाज दिए जो उस वक्त के लिए एकदम नए थे। सोचिए, पहली बार ये कहा गया कि असली ताकत राजा के पास नहीं बल्कि लोगों के पास है। फिर ला पात्री यानी हमारी पितृभूमि, ले सितुएं यानी हम सब नागरिक, ये बातें लोगों को जोड़ने लगीं। एक नया झंडा आया, एक जैसा कानून, एक भाषा। ये सब क्या था? ये फ्रांस को एक राष्ट्र के तौर पर गढ़ने की कोशिश थी। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन की। और मजे की बात देखिए, था तो वो एक सम्राट, लेकिन उसने अपने 1804 के सिविल कोड से क्रांति के आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। जहां जहां उसकी सेना गई, वहां वहां ये विचार पहुंचे, कानून के सामने सब बराबर हैं, सबकी संपत्ति सुरक्षित है, पुराना जमींदारी सिस्टम खत्म। और इन्हीं विचारों ने अनजाने में ही सही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। लेकिन जैसा कि होता है, इतना बड़ा बदलाव आसानी से तो नहीं आ सकता था। नेपोलियन के हारते ही यूरोप में एक जबरदस्त वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। और यहीं हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, विचारों का टकराव। तो यूरोप के सामने ना 2 रास्ते थे, 2 अलग अलग विजन। एक तरफ थे मेटरनिक जैसे पुराने ख्यालों वाले लोग, जिन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं। वो चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, राजा महाराजा वापस आ जाएं और नए विचारों को दबा दिया जाए। और दूसरी तरफ थे मैट्सीनी जैसे क्रांतिकारी। वो कहते थे नहीं, हमें चाहिए लोकतांत्रिक देश, हमें चाहिए आज़ादी। ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे यूरोप की आत्मा के लिए एक जंग थी। और ये कंजर्वेटिव ताकतें इन क्रांतिकारियों से कितना डरती थीं, इसका अंदाज़ा आप ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने मैत्सिनी के बारे में क्या कहा था? ये आदमी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सोचे। हाँ, तो बदलाव की लहर सिर्फ लड़ाइयों से नहीं आ रही थी, एक और चीज हो रही थी, इकोनॉमिक्स। 1834 में प्रशा ने एक कस्टम यूनियन बनाया, नाम था जोल्वेराइन। इसका सीधा सा मतलब था कि जर्मन राज्यों के बीच जो अलग अलग टैक्स लगते थे, उन्हें हटा दिया गया। अब व्यापार करना आसान हो गया। तो हुआ ये कि जब पैसा एक साथ जुड़ने लगा तो लोगों का मन भी जुड़ने लगा। आर्थिक एकता ने, कह सकते हैं, राजनीतिक एकता का रास्ता बना दिया। और इसी जमीन पर अब हम आते हैं अपने चौथे और बहुत जरूरी हिस्से पर, एकता का निर्माण। ये वो दौर था
जब राष्ट्रों का सपना अब हकीकत बनने वाला था, चाहे वो बातचीत से हो या फिर जोर जबरदस्ती से। लेकिन ये सब बहुत शांति से नहीं हो रहा था। समाज में भारी उथल-पुथल थी। जरा इस नंबर को देखिए, 11। ये उन बुनकरों की संख्या है जिन्हें 1845 में सिलेसिया में सेना ने गोली मार दी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ये छोटी-छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि अंदर ही अंदर कितना गुस्सा और कितना दबाव बन रहा था। और इसी माहौल में सामने आते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क जैसे लोग, प्रैक्टिकल और थोड़े कह सकते हैं बेरहम। जर्मनी को एक करने का उनका प्लान एकदम साफ था, जिसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं। 3 स्टेप्स। पहला, कूटनीति से माहौल बनाओ। दूसरा, 3 बड़ी जंगें लड़ो और जीतो। और तीसरा, 1871 में एक विशाल जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दो। और ऐसा सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, ये तो जैसे एक लहर चल पड़ी थी। 1832 में ग्रीस आज़ाद हुआ, 1861 में इटली एक देश बना, फिर 1871 में जर्मनी। यूरोप का नक्शा तेजी से बदल रहा था। हाँ, ये बात भी सच है कि पोलैंड और हंगरी जैसी जगहों पर ये कोशिशें नाकाम रहीं, जिन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया। तो ये रास्ता काफी खूनी भी था। अब एक सवाल है, देश या राष्ट्र तो एक आइडिया है ना? उसे आप छू तो नहीं सकते, तो लोगों को उससे जोड़ा कैसे जाए? इसका हल निकाला कलाकारों ने। उन्होंने देश को एक इंसान का रूप दिया, ज्यादातर एक महिला का। जैसे फ्रांस के लिए बनी मारियान, जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी, ये प्रतीक थी आज़ादी का, हिम्मत का, और इन्होंने देश के आइडिया को एक चेहरा दे दिया। तो ठीक है, देश बन गए, राष्ट्र बन गए, सब कुछ बढ़िया? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। और यही है हमारा आखिरी हिस्सा, राष्ट्रवाद का दूसरा पहलू। देखें, 19वीं सदी के आखिर तक आते आते ना राष्ट्रवाद का रूप बदलने लगा। जो आइडिया पहले आज़ादी और एकता के लिए था, वो अब आक्रामक हो गया। अब बात सिर्फ अपना देश बनाने की नहीं थी, अब होड़ लगी थी ये साबित करने की कि हमारा देश तुम्हारे देश से बेहतर है, ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए हमें हक है कि हम दूसरों पर राज करें। यहीं से साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। और इस नए आक्रामक राष्ट्रवाद का ग्राउंड जीरो बना बाल्कन का इलाका। यहाँ अलग अलग नस्ल और धर्म के लोग रहते थे। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो सब अपनी अपनी आज़ादी चाहते थे। और इसी चक्कर में यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भी यहाँ कूद पड़ी अपने फायदे के लिए। नतीजा, ये इलाका एक बारूद का ढेर बन गया, जिसमें बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी लगी। आखिर में हुआ क्या? ये आक्रामक राष्ट्रवाद, दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़ और बाल्कन का तनाव, इन सबने मिलकर दुनिया को एक ऐसी तबाही में धकेल दिया जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। सोचिए, जिस आइडिया ने देशों को बनाया था, उसी आइडिया ने अब दुनिया को एक भयानक जंग की आग में झोंक दिया। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। राष्ट्रवाद, ये जोड़ने वाली ताकत है या तोड़ने वाली? ये लोगों को आज़ादी और पहचान देती है या फिर नफरत और जंग को जन्म देती है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब एक राष्ट्र होने का मतलब क्या निकालते हैं।